हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित गर्ग योगेश दिवाकर के साथ में मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या, बीएसआर क्या होती है और किस तरीके से ये हमारे डिपार्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रेजेंटेशन को ज़्यादा आगे इसमें नहीं बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि जैसे सपोज करिए कि हमें एक ब्रिक मैसनरी का एक ब्लॉक बनाना है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है और हाइट 1 मीटर है। किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि हमें ये एक ब्लॉक बनाना है, इसकी क्या कॉस्ट है। आप आप सिविल इंजीनियर हो तो आपसे किसी ने मान लीजिए पूछ लिया कि भाई हमें 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का ब्रिक मैसनरी का ब्लॉक बनाना है, तो भैया आप बताओ कि इसकी क्या रेट पड़ जाएगी। तो आपको उसके रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि इस वॉल्यूम की ब्रिक मैसनरी का ब्लॉक बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल, किस किस लेबर की जरूरत पड़ेगी और इसको फिनिश बनाने में हमें कितना खर्चा आएगा। उस खर्चे को निकालने के लिए पहले तो आपको ये लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू, प्लांट एंड मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें इसको पूरा बनाने के लिए हमें कितने मटेरियल में देखें तो कितनी हमें ब्रिक चाहिएगी, कितना हमें सीमेंट, कितना हमें सैंड, 3 मटेरियल इसमें काम आएंगे। ये तीनों मटेरियल हमें कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। दूसरा, अब लेबर, तो एक तो हमें इसका मैसन चाहिएगा जो इसकी मैसनरी करेगा। दूसरा, हमें उसकी लेबर चाहिएगी जो उस मोटार को, सीमेंट और सैंड की मोटार को बनाएगी और मैसन की हेल्प का काम करेगी। तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या क्या आइटम्स की जरूरत है। दूसरा, कितनी क्वांटिटी में जरूरत है। फिर हमें मार्केट में जाना होगा, हमें मार्केट में पता करना होगा कि ब्रिक की क्या रेट है, सीमेंट की क्या रेट चल रही है, सैंड की क्या रेट चल रही है, मैसन की क्या रेट चल रही है। हम मार्केट में क्वेरी करेंगे, इन सब रेटों का पता करेंगे और हमने जो क्वांटिटी वर्कआउट की थी उस क्वांटिटी से उनकी जो हमने रेट मार्केट से पता करी है उनसे गुणा करेंगे और उससे गुणा करके हम जिसने हमारे से पूछा था उसको हमें बता सकेंगे कि भाई आपको ये पूरा 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो ब्लॉक बनाना है, इसके लिए आपको टोटल इतना खर्चा लगेगा। अब आपको देखो एक छोटे से आइटम के लिए कितनी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ी, पर आपके इस रेडीमेड चीज के लिए बीएसआर अवेलेबल है जो आपको सीधा ये बताएगी कि 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी की क्या रेट है। तो आपको हर आइटम के लिए इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं करनी होगी। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ओनली एक ब्रिक मैसनरी का। आप सोचिए एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में कितने सारे आइटम एग्जीक्यूट करने हैं। तो हर आइटम का आप अगर ऐसे से पता करेंगे और वर्कआउट करेंगे तो आपका कितना सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उन सभी आइटम को जिनको हमें एग्जीक्यूट कराना होता है, जिनका हमें काम कराना होता है, उन सभी आइटम की क्या रेट आएगी या उसको एग्जीक्यूट करने पे क्या खर्चा पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, वो चीज बताने का काम बीएसआर करती है। अब अगर अपन आगे देखें तो इंट्रोडक्शन में देखें तो बीएसआर इज द लिस्ट ऑफ रेट्स ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। एक वर्क में जितने भी आइटम हो सकते हैं उन सब की रेट की जो लिस्ट होती है वो बीएसआर होती है। अब ये मान लीजिए बीएसआर हमें एस्टिमेट बनाने के लिए अपने हेल्प करती है और कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का आपको एक कॉस्ट एनालिसिस करना है तो बीएसआर एक द फैक्टर है कि बीएसआर में जो रेट लिखी है, जैसे 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी की रेट ये है तो वो उसको बेसिक रेट माना जाता है। और उससे हम ये फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बीएसआर की वैलिडिटी ये है कि बीएसआर में अगर किसी चीज की रेट लिखी हुई है, किसी आइटम के लिए बीएसआर में रेट लिखी हुई है कि ये पर क्यूबिक मीटर 4000 रुपीज में काम होगा, तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक्सेप्टेबल है। वो ये माना जाता है कि हाँ, एज पर द करंट मार्केट रेट्स ये चीज 4000 रुपए में ही हो पाएगी। तो बीएसआर में जो चीज लिखी है उसका फाइनेंशियली इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो प्राइस उसमें लिखी गई है वो एक बेस्ट प्राइस मानी जाती है, बेस्ट प्राइस मान लिया जाता है कि इतने में ही ये काम हो सकता है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि बीएसआर कैसे फ्रेम होती है और बीएसआर का किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉक हमें 1 क्यूबिक मीटर का हमें ब्रिक मैसनरी करनी है, तो हमें मार्केट से ये तो टेली करना पड़ेगा कि भाई एक बार ब्रिक कितने की आ रही है, सैंड कितने की आ रही है, सीमेंट कितने की आ रही है, ये तो हमें एक बार टेली करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल इसी चीज को आगे एग्जांपल लेके बताता हूँ। पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ। जस्ट सपोज करिए कि हमें एक ब्रिक मैसनरी करनी है। ब्रिक मैसनरी करने का हमें पर क्यूबिक मीटर का कॉस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि मटेरियल में सीमेंट सैंड लगेगी और ब्रिक लगेगा। ठीक है, तो सीमेंट सैंड हमें क्या है, देखिए आप आइटम हम देखेंगे तो ब्रिक मैसनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल ऑफ क्लास डेजिग्नेशन 75
in cement sand mortar 1:6, 1 is cement and 6 is coarse sand. तो ब्रिक और जो सीमेंट सैंड का जो मोटार यूज करना है वो 1:6 का यूज करना है, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर में ये हम एस्टिमेशन के हमारे जो इंजीनियरिंग में जो चैप्टर्स थे उसमें हमने देखा है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, कितना मोटार लगेगा, एक कंक्रीट करनी है 1:4:8 की, उसमें कितनी सीमेंट लगेगी, सैंड लगेगी, एग्रीगेट लगेगा, ये सारा हमने एस्टिमेशन में पढ़ा हुआ है। उस चीज की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं अभी आपको ये जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमने एस्टिमेशन की बुक में तो पढ़ा ही था, लेकिन अभी हमें डिटेल में किस आइटम में कितनी कितनी क्वांटिटी लगती है ये हमारे सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन में हर चीज को क्लियर से लिखा गया है, और उन्हीं स्टैंडर्ड डाटा से हम हमारी बीएसआर को फ्रेम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रिक मैसनरी की बात कर रहा हूं, तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी में, ये आपको मैं हाईलाइटेड करके दिखा देता हूं, 0.237 क्यूबिक मीटर सीमेंट सैंड मोटार यूज में आएगा और 473 नंबर हमारी ब्रिक्स आएंगी, ठीक है। तो पहले हम मटेरियल एसेस कर रहे हैं, हमें क्या करना है, 1 क्यूबिक मीटर की ब्रिक मैसनरी का रेट वर्कआउट करना है, ठीक है। अब 0.237 क्यूबिक मीटर हमें मोटार की जरूरत पड़ेगी। तो बीएसआर में क्या कर रखा है कि पर क्यूबिक मीटर पहले सीमेंट सैंड मोटार 1:6 की रेट वर्कआउट कर रखी है, उस पर क्यूबिक मीटर रेट को वहां पे कैरी करके यूज किया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 1:6 के सीमेंट सैंड मोटार की क्या रेट आएगी, पर क्यूबिक मीटर सीमेंट सैंड मोटार 1:6 का हम काम में ले रहे हैं, तो उसमें क्या हमारी कॉस्ट आएगी वो हम देखते हैं। तो 1:6 के सीमेंट मोटार के लिए हम देखें लेबर पार्ट का, हम देखें जैसा आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेबर की हम देखें तो एक बेलदार बेलदार हमने इसमें आएगा तो 0.75, यानी जो हमारी जो मैन पावर रहती है वो पर डे के हिसाब से होती है। तो बेलदार 0.75 यानी कि 3/4 लेबर जो उसकी पर डे होती है वो 3/4 काम आने वाली है। उसको हमने फिर मोटार बनानी चाहिए, उसकी रेट हमारी 350 रुपये है, 350 रुपीज उसकी हमारी रेट है। तो उसको हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 क्यूबिक मीटर मोटार बनाने में हमारा 262 रुपीज तो हमारा लेबर का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें हमें कुछ प्लांट एंड टूल्स की जरूरत भी पड़ेगी, तो टूल्स एंड प्लांट्स के लिए उसमें हमने 2% ऐड कर दिया। तो जो 262 आया था उसका हमने 2% 5.25 रुपीज और ऐड कर दिया। वाटर चार्जेस हमने 3% और ऐड कर दिया, तो जो इसमें 3% वाटर जो चार्जेस था वो ऐड कर दिया। एक हमें मिक्सर मशीन चाहिएगी, मिक्सर मशीन हमें 0.07 आवर के लिए चाहिएगी 1 क्यूबिक मीटर मोटार बनाने के लिए। तो पर जो आवर उसकी रेट है वो 250 रुपीज पर आवर है, तो उसको गुणा किया तो हमने 17.5 रुपीज आ गया। फ्यूल चार्जेस हमने देखा तो 1 क्यूबिक मीटर मोटार बनाने के लिए 0.55 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और 97 रुपीज का हमने फ्यूल का मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 50 रुपीज का ये टोटल आ गया। तो टोटल ये जो पार्ट था हमारा लेबर का और इसमें जो फ्यूल चार्जेस और टूल्स एंड प्लांट मिला के टोटल ये 344 रुपीज का हमारा पार्ट आ गया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे बीएसआर की जितनी भी हम रेट एनालिसिस करते हैं उसमें हम सभी रेट्स में जो रेट आती है उसके बाद 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट उसमें हम ऐड करते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हमारा जो भी डिपार्टमेंट का काम करता है उसमें उसको 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि वो इतना सारी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको 10% उसका प्रॉफिट होना चाहिए। तो सभी हमारी बीएसआर की रेट्स में कॉन्ट्रैक्टर का 10% का प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो उसी वे में ये जो टोटल 344 रुपीज आ रहा है, देखिए आप, उसमें 10% हमने कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 34.40 रुपीज और ऐड कर दिया, तो टोटल लेबर और जो फ्यूल का पार्ट था वो 378 रुपीज का हो गया। यानी ये तो हमारे सीमेंट एंड मोटार में क्या लेबर और क्या फ्यूल और जो भी टूल्स एंड प्लांट लगने वाला है उसका टोटल आ गया। अब रही बात मटेरियल की, तो 1 क्यूबिक मीटर मोटार बनाने में 5.12 सीमेंट बैग्स की जरूरत पड़ेगी, 5.12 बैग्स, और सैंड की जरूरत पड़ेगी वो 0.95 क्यूबिक मीटर सैंड की जरूरत पड़ेगी। तो 5.12 बैग्स को 300 रुपीज पर बैग से गुणा किया और सैंड को 986 रुपीज पर क्यूबिक मीटर से गुणा किया, तो टोटल 1536 रुपीज की सीमेंट और 936.7 रुपीज की सैंड जरूरत पड़ेगी। इन दोनों का टोटल लगा दिया, इनका जो टोटल आ रहा था अगेन उस पर भी हमने 10% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो टोटल जो मटेरियल पार्ट था वो 2719.97 रुपीज का हो गया। इस तरीके से हम देखें तो टोटल जो हमारा मोटार की जो कॉस्ट थी, सीमेंट सैंड मोटार की जो कॉस्ट थी, उसमें हमने इस लेबर पार्ट को, ये लेबर पार्ट और ये जो हमारा लेबर एंड फ्यूल का पार्ट और जो मटेरियल पार्ट था उस दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये 3098 रुपीज आ गया। ये पर क्यूबिक मीटर मोटार की हमारी रेट आ गई। इसका जो वॉल्यूम होगा
वो 1.1 आएगा। उसकी मिक्सिंग होने के बाद उसमें वाटर एड होने की वजह से उसमें जो वॉल्यूम है 1.1 क्यूबिक मीटर आएगा। तो जो टोटल 3098 था, इसको हमने 1.1 से डिवाइड कर दिया, तो पर क्यूबिक मीटर जो मोटार की रेट है वो 2817 रुपीज आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीएसआर में ऐसे मोटार अलग अलग रेशो मोटार की रेटें वर्कआउट कर रखी ताकि आगे जहां भी जरूरत पड़े उसको हम सीधा यूज कर सके, यानी कि इसमें। अब हम वापस ब्रिक मैसनरी वाले में जाते हैं, जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि सीमेंट सैंड मोटार हमें 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी के लिए 0.237 क्यूबिक मीटर की जरूरत पड़ेगी। पहले हमने अभी देखा, उसकी रेट हम वर्कआउट कर चुके हैं, 2817 रुपीज था, तो उसको इससे गुणा कर दिया। 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी में 473 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी और एक ब्रिक की रेट 6.9 रुपीज है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सीमेंट सैंड मोटार की जो हमने रेट वर्कआउट की थी, उसमें हम ऑलरेडी 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ऐड कर चुके थे। जो ये रेट आई थी ना 2817 रुपीज, ये इसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ऐड था। अब हमने ब्रिक इसमें नया ऐड किया है, तो ब्रिक जो ऐड किया है उसके पार्ट पे ये जो ब्रिक की इतनी कॉस्टिंग आ रही है 3263, इसमें हमें 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और ऐड कर देना है। तो टोटल इसकी कॉस्टिंग आ गई, इसमें सीमेंट सैंड मोटार की, ब्रिक की कॉस्टिंग और 10% ब्रिक के को जो कॉस्ट था उसके पार्ट पे, तो टोटल मटेरियल पार्ट आ गया 4257.70 रुपीज का। अब मोटार को जो बनाने की जो लेबर या जो मजदूर की जो जरूरत थी वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, पर मैसनरी करने के लिए हमें मैसन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी 0.6 मैसन कर सकता है, यानी कि पर डे में हम देखें तो 0.6 पार्ट ऑफ द डे है, उसमें एक मैसन 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी कर सकता है। तो 0.6 को हमने पर डे मैसन की रेट 500 रुपए मानते हुए उसको गुणा कर दिया, तो ये 300 रुपए आ गया। अगेन अब इस लेबर पे भी हमें 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करना है, तो इस 300 रुपीज पे हमने 30 रुपीज और ऐड कर दिया, तो लेबर का पार्ट टोटल 300 प्लस 30 330 हो गया। अब हमने टोटल करना है, जब टोटल ब्रिक मैसनरी की रेट निकालनी है, तो 4257.70 जो मटेरियल का पार्ट था और जो 330 रुपीज जो और ऐड हो गया, ये दोनों को ऐड किया तो 4587.699 रुपीज हमारा टोटल 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी की रेट आ गई। इसको हमने राउंड फिगर में, नियरेस्ट राउंड फिगर में कर दिया, तो हमारे बीएसआर में अब हम अगर देखें तो 4588 रुपीज पर क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी की कॉस्टिंग आएगी। अब इस तरीके से कोई अगर आपसे पूछेगा कि 1 क्यूबिक मीटर हमें ब्रिक मैसनरी करनी है या 1 बाई 1 का हमें अगर ब्रिक का ब्लॉक बनाना है तो क्या कॉस्ट आएगी, तो आप सिंपल इस पूरी कैलकुलेशन के बाद डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4588 रुपीज कॉस्टिंग आएगी। अब बीएसआर आपको ये हेल्प कर रही है कि डायरेक्ट आपको कॉस्ट बताने की पोजीशन में ले आएगी, आपको हर बार हर आइटम के लिए उसकी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक बीएसआर दिखाता हूँ कि किस तरह की बीएसआर होती है। ये मैंने अभी हमारे डूंगरपुर सर्किल की जो बीएसआर है वो ओपन किया है, ये उसका फ्रंट पेज है। इस तरीके से इसका एक फ्रंट पेज होता है, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स, ये कब से वेरीफाई है, कब से यानी कि ये इफेक्ट में है, और ये इसका फ्रंट पेज होता है। जिसने इसको पब्लिश किया है वो भी यहाँ पर उस बॉडी का नाम लिखा रहता है, और कोई इसको अगर परचेस करना चाहे तो वो कहाँ से परचेस कर सकता है वो भी इसमें डिटेल होती है। ये हमारे बीएसआर का जनरली फ्रंट पेज होता है। हमारे डिपार्टमेंट में देखा जाए तो हम वर्क्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, रोड वर्क्स एंड बिल्डिंग वर्क्स। रोड वर्क्स हमारा ब्रिज वर्क्स को भी इंक्लूड करता है, ब्रिज हमारा कहने की रोड का ही पार्ट होता है। तो रोड वर्क्स यानी एक बीएसआर हमारी रोड की होती है और एक हमारी बिल्डिंग की बीएसआर होती है। रोड की बीएसआर में हमारे रोड के जो वर्क्स के रिलेटेड आइटम और जो ब्रिजेस के जो आइटम है वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं, और बिल्डिंग की बीएसआर में हमारे बिल्डिंग के आइटम होते हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी में अभी हर सर्किल वाइज यानी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बीएसआर अलग अलग होती है, क्योंकि क्या होता है कि लोकल मटेरियल की रेट हर जगह अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कहीं पे एग्रीगेट सस्ता मिलता है, कहीं पे एग्रीगेट लोकली अवेलेबल नहीं है, दूर से ट्रांसपोर्ट करके लाना होता है, तो वहां पर एग्रीगेट की कॉस्टिंग अलग अलग होती है। तो कुछ तो देखो फैक्ट्री प्रोडक्ट जो है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, जैसे स्टील है या बिटुमिन है जो फैक्ट्री से आता है, तो उसकी कॉस्ट में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। वो तो ठीक ठीक है, कहीं पे रिफाइनरी या उसके मैन्युफैक्चर की यूनिट के पास में होगा तो उसकी लीड कम होगी तो उसकी कॉस्टिंग कम आएगी, कहीं लीड ज्यादा होगी तो उसकी कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है जैसे सैंड है, एग्रीकेट है, ये कहीं पे अगर लोकली अवेलेबल है तो वहां पे उस एरिया में उसकी कॉस्ट कम होती है, और कहीं दूर से लाना होता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड होने की वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में जो मटेरियल है उनकी कॉस्टिंग अलग अलग होने की वजह से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बीएसआर बनाई हुई है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में इस साल से पहले रोड और बिल्डिंग की बीएसआर
हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होती थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आते थे कि जब हम स्टेट लेवल पे कुछ टेंडरों को कंपेयर करते थे तो उस समय किसी डिस्ट्रिक्ट में टेंडर बिलो है, किसी डिस्ट्रिक्ट में टेंडर अबो है, तो कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम आती थी। उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए फर्स्ट टाइम बिल्डिंग की बीएसआर को इंटीग्रेटेड बनाया गया है। इस बार बिल्डिंग की बीएसआर अब जो बनाई गई है वो पूरे राजस्थान में एक सिंगल बीएसआर फ्रेम्ड की गई है और पूरे राजस्थान में एप्लीकेबल है। तो बिल्डिंग में अभी हमारी जो बीएसआर है वो पूरे राजस्थान की एक सिंगल बीएसआर है हमारे पूरे डिपार्टमेंट की, और रोड की जो बीएसआर है वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बीएसआर बनी हुई है। इस बीएसआर को हम आगे देखते हैं, तो आप इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे तो ये प्रीफेस करके जो पेज होता है जिसमें हम बीएसआर क्यों बनाई गई, कब इसके लिए क्या फॉर्मेशन में किस किसने हेल्प करी, वो सब चीजें लिखी रहती हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पावर डेलीकेटेड है उसमें चीफ इंजीनियर को बीएसआर अप्रूव करने की पावर है, जिसमें जो कमिटी है उसमें फाइनेंस एडवाइजर एंड उसके अकाउंट पर्सन होते हैं। ये आप किसी बीएसआर को देखेंगे तो उसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उस बीएसआर को फ्रेम करने के लिए जो इनपुट्स, जैसे मैंने आपको बताया ना था ना कि ब्रिक की रेट क्या लेनी है, सीमेंट की रेट हमने मार्केट से एडवाइजरी पता किया कि भाई क्या रेट चल रही है, तो उस बीएसआर को फ्रेम करने में जो जो भी मशीनरीज या जो भी मटेरियल पार्ट है उसकी क्या रेट यूज ली गई है उस बीएसआर को वर्कआउट फ्रेम करने में, सबसे पहले वही लिस्ट होती है। जैसे में आप इसमें देखेंगे कि पर आवर नीडल वाइब्रेटर की रेट 20.80 रुपीज है, कंक्रीट कटर की पर आवर रेट 104 रुपीज है। अलग अलग तरीके से इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे इसके आइटम का कोड लिखा हुआ है सीरियल नंबर में। प्लांट एंड मशीनरीज है, इसे बिटुमिन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी पर आवर 592 रुपीज है, इसका स्पेसिफिकेशन। इस तरीके से आप देखेंगे तो कोई भी बीएसआर जिसमें जो भी लेबर मटेरियल या मशीनरीज यूज हुई है उसका क्या हमने कॉस्ट एज्यूम किया है, क्या हमने मार्केट स्टडी करके क्या हमने उसकी रेट को माना है, इनपुट में हमने क्या रेट दिए हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीगेट की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट ग्रेनुलर सब बेस मटेरियल 53 mm टू 26.5 mm की पर क्यूबिक मीटर रेट 260 रुपीज है। अब एग्रीगेट इसमें देखें, आप ये देखिए M035 आइटम है, एग्रीगेट 53 टू 2.8 mm साइज का एग्रीगेट है, उसकी 540 रुपीज क्यूबिक मीटर रेट एक बीएसआर को बनाने के लिए अज्यूम की गई है। अब इसको आप पढ़ लें, इसमें हर आइटम यानी एक नट बोल्ट से लेकर सॉइल से लेकर एवरी चीज जो भी आइटम हमने बीएसआर में इनपुट लिया है उसकी रेट हमने क्या अज्यूम की है वो यहाँ पर शुरू में दिखाई होती है। इसके बाद आप देखेंगे तो इंडेक्स का चैप्टर आता है जिसमें रोड की बीएसआर में दो सेक्शन बनाए हुए हैं, सेक्शन 1 रोड का पार्ट और सेक्शन सेकंड है वो ब्रिज का पार्ट है। इस तरीके से हमने इसे दो पार्ट में इस बीएसआर को पूरा बनाया होता है। रोड के पार्ट में आप देखेंगे चैप्टर कैरीज ऑफ मटेरियल, साइट क्लियरेंस, अर्थवर्क, ग्रेनुलर सबबेस, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, कल्वर्ट, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्टिकल्चर, मेंटेनेंस ऑफ रोड, एडिशनल आइटम। इस तरीके से वेरियस जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है। और फिर उसके बाद हर चैप्टर में जो जो आइटम है उसका देखें आप सीरियल नंबर, उसका आइटम कोड में आगे R1 1.1 यानी कि रोड बीएसआर, आर का मतलब है रोड बीएसआर का चैप्टर 1 और आइटम नंबर 1.1। यहाँ पे उस आइटम का डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और बीएसआर की उसकी क्या रेट है। ये इसमें पूरा बीएसआर में इस तरीके से सभी आइटमों के बारे में बताया हुआ होता है। फील्ड में हमें जिस तरीके से काम कराने की जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से बीएसआर में सभी आइटम अवेलेबल होते हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें क्या काम करवाना है और हम इसमें से कौन सा आइटम पिक करें। उस आइटम को हमें पिक करना है और उसकी जो रेट अवेलेबल है, एक तो हम पहले क्वांटिटी वर्कआउट करेंगे कितनी क्वांटम में उस काम को कराना है, कौन सा आइटम चूज करना है वो आइटम पिक करेंगे और उसकी रेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास कॉस्टिंग आ जाएगी कि ये काम हमारे को कितने रुपए में पड़ने वाला है टोटल। मैं आपको एक चैप्टर 8 चैप्टर है कन्वर्ट्स का, उसमें एक आइटम में आपको पहला पढ़ के बताता हूँ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट आइटम में, प्रोवाइडिंग ए लेइंग मैकेनिकली मिक्स्ड and vibrated cement concrete foundation up to a depth of 1.5 meter below ground level and 1.5 meter above ground oblique bed level. Morse specification clause 1000/1700 cement concrete 1:4:8 mix with crushed stone aggregate 40 mm nominal size. मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका वर्क स्पेसिफिकेशन से हो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेसिफिकेशन क्या, तो उस स्पेसिफिकेशन का जो एक शॉर्ट फॉर्म है वो आपके बीएसआर में लिख दिया गया है। इस जो नॉमेनक्लेचर या उस आइटम का डिस्क्रिप्शन है जिसको आप पढ़ोगे उसको पढ़ने से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि उस काम में हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है,
जैसे हम इस आइटम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइडिंग यानी कि पहले तो उसको मटेरियल लाना ही है, कॉन्ट्रैक्टर को पूरा मटेरियल लाना है, मैंने आपको बता ही दिया। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग मैकेनिकली मिक्स्ड, यानी जो हमें इस कंक्रीट को बनाना है उसको मैकेनिकली मिक्स करना है। ऐसा नहीं हो कि लेबर से वो मिक्स करेगा, इसके लिए जो मिक्सर है, सुटेबल जो मिक्सर है क्वांटिटी के हिसाब से उस मिक्सर से इसको मिक्स करेगा। देन आगे आप बढ़ पड़े वाइब्रेटेड, यानी उसकी प्लेसिंग करने के बाद देखिए पहले प्रोवाइडिंग उसको लाना है, ले करना है, मैकेनिकली मिक्स करना है और वाइब्रेशन करना है, ये सारा काम इसमें इंक्लूड है। सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का आइटम है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ग्राउंड लेवल से अप टू ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो एंड ग्राउंड लेवल एंड 1.5 मीटर अबव टू ग्राउंड बेड लेवल, यानी ये जो कंक्रीटिंग करने का आइटम है ये ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर के नीचे तक और 1.5 मीटर के अबव तक जो काम करना है उसमें ये आइटम एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इन आइटम में जो उसको शटरिंग लगानी होगी उसका आइटम भी, उसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होती है। इसके बाद आप देखेंगे लिखा है कि मोर्थ स्पेसिफिकेशन क्लोज 1000/1700। आप जब रोड वाली बीएसआर पढ़ेंगे तो आपको बार बार मोर्थ स्पेसिफिकेशन पढ़ने में आएगा। तो मोर्थ स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उसने रोड एंड ब्रिज वर्क के लिए एक स्पेसिफिकेशन जारी कर रखा है जिसको मैं बाइबल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स बोल सकता हूँ। उसमें आप हर चीज रोड और ब्रिज के बारे में सभी काम कैसे होंगे उसके स्पेसिफिकेशन उसमें लिखे गए। तो उसमें वेरियस चैप्टर हैं, उसके जो स्पेसिफिकेशन है इसमें जो लिखा है मोर्थ स्पेसिफिकेशन क्लॉज 1000/1700, तो उसके क्लॉज का नंबर लिखा हुआ है। तो आप जाएं, इसमें तो जितना चीज क्लियर करनी थी इस आइटम में डिस्क्रिप्शन में लिख के क्लियर कर दिए। फर्दर आपको इसके बारे में अगर कुछ पढ़ना है कि मटेरियल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए थी, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, क्या उसको मिक्स को कैसे चेक करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब आपको पढ़ना है तो आप इस मोर्थ स्पेसिफिकेशन के क्लॉज को आप जाके रेफर कर सकते हैं। इस मोर्थ के अलावा आपको एक एमओआरडी स्पेसिफिकेशन पढ़ने का भी मौका मिलेगा। एमओआरडी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसने भी अपने स्पेसिफिकेशन जारी कर रखे हैं, वो एमओआरडी स्पेसिफिकेशन आप उससे रेफर कर सकते हैं। अब जब आप बिल्डिंग की बीएसआर देखेंगे तो वहां पे आपको आईएएस स्टैंडर्ड वेरियस नंबर्स पढ़ने को मिलेगा। जो हमारे नेशन में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो हर चीज का स्टैंडर्ड जारी करते हैं, आईएएस स्टैंडर्ड जो जारी किए गए उसका नंबर उसमें मेंशन है, आप उसको वहां से रेफर कर सकते हैं। इस आइटम को आगे हम देखें, इसमें लिखा है सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 मिक्स विद क्रश्ड स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज। 1:4:8 ये बताना चाह रहा है 1 रेशियो ऑफ सीमेंट, 4 रेशियो कोर्स सैंड एंड 8 रेशियो ऑफ एग्रीगेट। एंड एग्रीगेट भी कौन सा? क्रश्ड स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज का एग्रीगेट यूज करना है। तो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको ये तो मोटा मोटा क्लियर हो गया कि इस आइटम में हमें क्या काम कराना है, ये आइटम किस चीज के लिए बना हुआ है। और फर्दर आपको अगर पढ़ना है तो आप मोर्थ स्पेसिफिकेशन क्लॉज में जाके पढ़ सकते हैं। ये काम करने में 1 क्यूबिक मीटर करने में 2924 रुपीज के खर्चा आएगा, जिसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एडेड है। मैं आपको दो आइटम और हैं उनका भी आपको मैं एनालिसिस बताना चाहता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जिस आइटम की मैंने अभी आपसे बात करी थी मैं उसी आइटम को दिखा देता हूं एक बार। ये मैंने अभी आइटम पढ़ा था वही है, 1:4:8 में ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर बिलो तक और 1.5 मीटर अबो तक पीसीसी करनी है, कंक्रीटिंग करनी है, तो उसकी क्या रेट आएगी। ठीक है, अभी हमें इस आइटम की रेट को वर्कआउट करना है। मैं आपको बताऊं कि बिल्डिंग में तो मैंने आपको बताया था कि हमने एस्टिमेशन में सभी चीजें पढ़ रखी हैं और सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन से भी ये क्वांटिटीज पता पड़ जाती हैं कि किस काम में कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी। लेकिन अब हम इस कंक्रीट की बात कर रहे हैं, कंक्रीट में हम ये तो एक्सेस कर लेंगे कि चलो कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, लेकिन कितनी लेबर लगेगी, कितनी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीज के लिए मोर्थ ने ही एक डाटा स्टैंडर्ड डाटा बुक दे रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की एक स्टैंडर्ड डाटा बुक है, उसमें ये बता रखा है कि इस काम की इतने यूनिट करने पर इतने इतने मशीनरीज, मटेरियल और लेबर की जरूरत पड़ेगी। उस स्टैंडर्ड डाटा बुक से ही हम डाटा लेते हैं। देखिए बीएसआर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें मार्केट रेट चाहिए और दूसरा किस आइटम को एग्जीक्यूट करने में उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी और कितना क्वांटम की जरूरत है। वो क्वांटम है वो हम मोर्थ की स्टैंडर्ड डाटा बुक से लेते हैं और जो मार्केट रेट है वो हम खुद अपने एरिया में टेली करके ले लेते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कि इस पीसीसी कंक्रीट के आइटम की रेट को कैसे वर्कआउट कर रखा है। ये जो रेट एनालिसिस बनाया हुआ है, ये जो आइटम वर्कआउट किया है, ये 15 क्यूबिक मीटर 15 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी के लिए वर्कआउट किया हुआ है। इस टोटल वर्क में देखें हम इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेबर पार्ट और मटेरियल पार्ट एंड मशीनरीज पार्ट।
3 पार्ट हमारे इसमें जरूरत पड़ेगी इस कंक्रीटिंग के ऑपरेशन में। तो आप जैसा देख रहे हैं कि लेबर पार्ट की बात करें तो 15 क्यूबिक मीटर में मेट 0.64 डेज मेट के लगेंगे, उसकी 350 रुपीज रेट है, उसको गुणा कर रखा है। मैसन हमें 1 डे लग जाएगा और मजदूर 15 मजदूर की जरूरत पड़ेगी। इन सभी की जो क्वांटिटी हमने स्टैंडर्ड डाटा बुक से ले ली और उनकी जो रेट थी जो हमने मार्केट में पता की कि भाई मैसन कितने मिलेगा, मजदूर कितने अवेलेबल है, उसको हमने उससे गुणा कर दिया। तो ये हमारी लेबर पार्ट की रेट की टोटल, ये लेबर पार्ट आ गया। दूसरा मटेरियल की बात करें, हमने देखा कि एग्रीगेट की जरूरत पड़ेगी। 1:4:8 में 8 पार्ट एग्रीगेट का था और वो भी क्रशर ब्रोकन एग्रीगेट था। अब क्या है कि उसकी क्वेरी पे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एग्रीगेट हमें साइट पे चाहिए, तो हमने जो हमने मार्केट में रेट जो हमने पता करी है वो उसमें जो भी टैक्सेस है, रॉयल्टी है और जो भी उसमें चार्जेस एप्लीकेबल हैं और एक साइड रेट हम लेते हैं कि साइड पे उसके क्या रेट में एग्रीगेट पड़ेगा, उससे हमने गुणा कर रखा है। तो 15 क्यूबिक मीटर पीसीसी में 14.40 क्यूबिक मीटर हमें एग्रीगेट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी रेट 640 से हमने गुणा कर दिया। सैंड हमें इस पूरी क्वांटिटी के लिए 7.2 क्यूबिक मीटर सैंड की जरूरत पड़ेगी, उसकी रेट से हमने गुणा कर दिया। सीमेंट हमें 2.65 टन सीमेंट की जरूरत पड़ेगी और सीमेंट की जो पर टन रेट है उससे हमने गुणा कर दिया। और वाटर हमें 15 किलो लीटर चाहिए, उसकी हमने उसकी रेट से गुणा कर दिया। तो टोटल हमने ये 4 जो हमें मटेरियल के पार्ट थे उन चारों से गुणा कर दिया, तो हमारा मटेरियल पार्ट आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मशीनरीज में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। मशीनरीज में हम देखें तो एक हमें कंक्रीट मिक्सर चाहिए। हमने देखा था ना मैकेनिकली मिक्स था, तो कंक्रीट मिक्सर, तो 6 घंटे में एक कंक्रीट मिक्सर 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट प्रोड्यूस कर देगा और उसकी पर आवर की कॉस्ट है 112 रुपए। तो उसको, इससे हमने कंक्रीट मिक्सर की रेट निकाल ली। अब मिक्सर चलाने के लिए हमें जनरेटर चाहिएगा, तो 6 आवर मिक्सर चलेगा तो 6 आवर जनरेटर चाहिएगा, तो 6 आवर जनरेटर की हमने उसकी रेट से गुणा करके जनरेटर की कॉस्टिंग आ गई। और वाटर टैंकर, जो हमने ऊपर वाटर क्वांटिटी देखी है तो उसके लिए टैंकर भी चाहिएगा, तो 3 आवर्स हमें टैंकर की जरूरत पड़ेगी, उसको हमने 108 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमने देखा कि कंक्रीटिंग के लिए हमें जो भी लेबर, मटेरियल और मशीनरी की जरूरत पड़ेगी उसकी क्वांटिटी को और जो मैंने मार्केट रेट में पता किया था उससे गुणा करके हमने ये देखा और टोटल लगाया, तो ये 38,508 रुपीज टोटल आ रहा है। अब जहाँ तक हम कॉन्ट्रेक्टर की जो चीज़ें लगने वाली हैं उसको हमने अकाउंट कर दिया है, लेकिन कुछ अनसीन चीज़ें भी हैं, अनसीन जो कुछ एक्सपेंसेस हैं जो छोटे मोटे हैं जिसको हमने अकाउंट नहीं कर पाए, उसके लिए ओवरहेड ऐड करने का प्रोविजन रहता है। इसमें 2.5% हमने ओवरहेड ऐड करना है। तो ये टोटल अमाउंट जो 38,000 आया था उसमें 2.5% हमने ओवरहेड ऐड कर दिया। जो टोटल कॉस्ट आई थी पार्ट ए लेबर का, पार्ट बी मटेरियल का, पार्ट सी मशीनरीज का, देन इन सब का टोटल किया था। उसमें पार्ट डी में ओवरहेड 2.5% ऐड करके फिर टोटल किया था। देन पार्ट ई में उसमें 10% कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉफिट ऐड करके वापस उसको हमने समेशन किया था। तो 5 पार्ट हो गए, पार्ट ए बी सी डी ओवरहेड एंड ई कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट। जो टोटल आया उसको हमने फिर 15 क्यूबिक मीटर की जो कॉस्ट आई थी उसको हमें पर क्यूबिक मीटर ज़्यादा चाहिए था, इसलिए हमने उसको 50 से डिवाइड किया, तो 2894.52 रुपीज पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट आ गई। अब इसको राउंड फिगर करके 2895 रुपीज हमारा पर क्यूबिक मीटर उस आइटम की जो कंक्रीटिंग है उसका वर्क की कॉस्टिंग आ गई। इसके बाद एक और आइटम है जिसका मैं एनालिसिस थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये मैंने बिटुमिनस मैकाडम जो बीएम करते हैं रोड पे, उसका आइटम मैंने इसमें कैरी कर रखा है, उसके भी एनालिसिस के बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ा आइटम पढ़ लेता हूँ। प्रोवाइडिंग ए लेइंग बिटुमिनस मैकाडम ऑन प्रिपेयर्ड सरफेस विद स्पेसिफिक ग्रेडेड क्रश एग्रीगेट एज पर टेबल 507 ग्रेडिंग 2 फॉर बाइंडर कोर्स। ये भी इसका आइटम का डिस्क्रिप्शन है वो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि जो हम रोड के ऊपर जो बिटुमिनस लेयर प्रोवाइड करते हैं उसमें से एक बिटुमिनस मैकाडम है, उसकी रेट कैसे वर्कआउट कर रखी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें भी हम देखें तो वही पार्ट आएंगे। इसमें हमने 205 क्यूबिक मीटर के लिए एनालिसिस कर रखा है, 205 क्यूबिक मीटर या 450 टन जो उसकी डेंसिटी से गुणा करके आ रहा है। तो उसी तरह से आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले लेबर का पार्ट, इस पूरे जो हमने क्वांटिटी अज्यूम की है जिसके लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें इतने मेट मजदूर और स्किल्ड मजदूर की जरूरत पड़ेगी, उनको उनकी रेस्पेक्टिव रेट से गुणा कर दिया और ये लेबर का टोटल पार्ट आ गया। इसे मशीनरीज में हमें हॉट मिक्स प्लांट की जरूरत पड़ेगी, पेवर फिनिशर की जरूरत पड़ेगी, जनरेटर, फ्रंट एंड रोलर, टीपर जो उस मिक्स मटेरियल को लेके जाएंगे। इन सब में हमने उसके कितने कितने आवर्स की जरूरत पड़ेगी वो सारा हमने उसमें ऐड कर रखा है, 6 आवर 6 आवर, और जो उनकी पर आवर जो उनकी कॉस्ट थी वो हमने सबने गुणा कर लिया।
इस तरीके से रोलर, वाइब्रेटरी रोलर और लास्ट में फिनिशिंग करने की जो रोलिंग की जरूरत पड़ेगी, इन सब यानी जो मशीनरीज हमें जरूरत थी, प्लांट, पेवर, रोलर, मिक्सर, जो भी हमें चाहिए था, उन सब की हमने पर आवर को उनकी रेट से गुणा करके मशीनरीज पार्ट का टोटल लगा लिया। अब हमारा लेबर और मशीनरी पार्ट होने के बाद बचता है मटेरियल का पार्ट। मटेरियल में हम देखें तो उतनी क्वांटिटी के लिए हमें कितने बिटुमिन की जरूरत पड़ेगी, इसमें मिक्स में 3.3% बिटुमिन होता है, इसलिए उसके हिसाब से 14.85 टन बिटुमिन की जरूरत पड़ेगी। बिटुमिन की जो कॉस्ट है उससे गुणा कर दिया। उतने ही मिक्स के लिए हमें एग्रीगेट हमें अलग अलग साइज के चाहिए, 25 to 10 mm का साइज, 10 to 5 mm एंड 5 mm के बिलो का साइज का कितना एग्रीगेट चाहिए वो हमने क्वांटिटी यहाँ लिख रखी है, और उनकी जो रेट थी उसकी रेट से उसको गुणा कर रखा है। इस तरीके से अब इसमें हम देखें तो लेबर का पार्ट, मशीनरीज का पार्ट और मटेरियल का पार्ट हमने टोटल लगा दिया, और ये इसका टोटल आ गया। उसमें मैंने आपको पहले जैसे बताया था, इस सभी की टोटल जो आई उस पर हमने 2.5% जो ओवरहेड चार्जेस थे वो जोड़ दिए, ए, बी एंड सी की जो टोटल थी। उसके बाद हर आइटम की तरह ही 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करना है। तो जो ए, बी, सी और जो डी ओवरहेड वाले चार्ज की जो टोटल आई थी उस पर हमने 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड कर दिया, और उसकी ये रेट आ गई 86,580.68 रुपीज। ये मैंने आपको बताया कि ये टोटल रेट जो आई वो 205 क्यूबिक मीटर की रेट आई थी। उसको हमें पर क्यूबिक मीटर रेट चाहिए थी, तो उसको हमने 205 से डिवाइड कर दिया, देन उसको राउंड फिगर कर दिया। तो पर क्यूबिक मीटर बिटुमिनस मैकाडम की जो रेट आती है वो 4646 रुपीज आती है। इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी आइटम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसमें क्या क्या लेबर का पार्ट, मशीनरीज का पार्ट, मटेरियल का पार्ट, जो भी जरूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए, उन सब की कितनी क्वांटिटी को मार्केट रेट से गुणा किया जाता है, और ओवरहेड और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट ऐड करके बीएसआर की जो कॉस्टिंग होती है या बीएसआर की जो रेट होती है वो वर्कआउट की जाती है। बीएसआर का मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, इस एनालिसिस का मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। मैंने आपको 2 आइटम का बताया, 3 का बताया, लेकिन इस तरीके से आप कंप्लीट आइटम का एनालिसिस आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं आज आपको एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ, तो इस एनालिसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपोनेंट निकालना। किसी वर्क के क्या कंपोनेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके बारे में आपको आज यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज ये और यहाँ पे क्लियर करूँ कि कॉन्ट्रैक्टर हमारे किसी भी काम की जब कोई रेट कोड करता है तो वो उस समय जो मार्केट रेट होती है उसको जज करके अपना जो कॉस्ट होता है वो हमें कोड करता है। लेकिन मान लीजिए वर्क के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई मार्केट की रेटों में वेरिएशन आता है, कोई कॉस्ट बढ़ जाती है या कम हो जाती है, मान लो ये बढ़ जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसको कैसे बेयर करेगा? कॉन्ट्रैक्टर की जो रिस्क है ना मार्केट रेट के इन्फ्लेमेशन होने की, उस रिस्क को गवर्नमेंट ने अपने पार्ट पे ले रखा है। गवर्नमेंट उस रिस्क को कवर करती है। उस रिस्क को कवर करने के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में प्राइस एस्केलेशन या प्राइस वेरिएशन, जिसको हम कह सकते हैं, मार्केट रेट से वर्क एग्जीक्यूशन के समय में जो मार्केट की रेटों का जो वेरिएशन आएगा उस वेरिएशन को गवर्नमेंट पे करती है, और अगर कभी रेट रिड्यूस भी होती है तो उसको रिकवर भी करती है। मार्केट रेट के जो वेरिएशन को पे करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। कंपोनेंट आप समझते हैं, हिंदी में बोलो तो घटक, कि एक वर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने ब्रिक मेसनरी का एग्जांपल देखा कि उस ब्रिक मेसनरी की 4500 रुपीज जो रेट आई थी, मान लीजिए उसमें कितने रुपए की ब्रिक्स है, कितने रुपए की सीमेंट इंक्लूड हो रही है, यानी कि परसेंटेज में बात करेंगे, कितने परसेंट ब्रिक का पार्ट था, कितने परसेंटेज उसमें सीमेंट का पार्ट था, कितने परसेंट उसमें लेबर का पार्ट था। यही उसको वर्कआउट करना है, उसका कंपोनेंट निकालना है। हम एक आइटम का कंपोनेंट निकालेंगे, फिर हमारे कंप्लीट वर्क का कंपोनेंट निकालेंगे, और हम ये एक्सेस करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उस टोटल उसकी कॉस्टिंग 10 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है, तो हम ये वर्कआउट करेंगे कि इस पूरे 10 करोड़ के काम में सीमेंट का कितना कंपोनेंट है। वेटेज ऑफ सीमेंट क्या है 10 करोड़ के काम में? अगर वो पूरा नेचर सीमेंट की कंक्रीट का काम है तो उसमें पूरा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट होगा सीमेंट का होगा। अगर वो डांबर की रोड या बीटी रोड का काम है तो उसमें मैक्सिमम पार्ट बीटी रोड का होगा। जो भी है, 10 करोड़ में कितना शेयर लेबर का है, कितना शेयर मशीनरीज का है, कितना अदर मटेरियल्स का है, कितना बिटुमिन का है, कितना सीमेंट का है, कितना स्टील का है, ये सब चीजें वर्कआउट करेंगे। प्राइस वेरिएशन पे करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट्स पे प्राइस वेरिएशन पे किया जाता है। लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो हम जनरली कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड RPW 100 जो हमारा जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें हम लोग लेबर के पार्ट पे सीमेंट, मटेरियल
POL, बिटुमिन और स्टील, इन 6 कंपोनेंट्स पे हम जो वेरिएशन होता है उसको हम पे करते हैं। तो हमारा जब हम एस्टिमेट फ्रेम करते हैं उस समय हमें ये भी चीज देखनी है कि उसके कंपोनेंट वर्कआउट करने। कंपोनेंट वर्कआउट करने का क्या तरीका है वो मैं आपको, जो 2 आइटम का एनालिसिस मैंने आपको भी पिछले कुछ टाइम में बताया था उसी से मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये PCC का आइटम का एनालिसिस देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कितनी हमारे लेबर की जरूरत पड़ेगी, कितना मटेरियल और कितने मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमने उसमें मेट, मैसन और मजदूर का टोटल लगाया था। तो ये जो टोटल तीनों मेट, मैसन और मजदूर का टोटल आप देखेंगे तो वो 5174 रुपीज आ रहा था। ठीक है, मटेरियल में एग्रीगेट, सैंड, मैं आपको जो PCC का आइटम जो मैंने बताया था उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट और वाटर, इन सब में हमारा क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपोनेंट किस चीज का हम पे करते हैं, यानी कि जो प्राइस वेरिएशन हम किस किस आइटम का पे कर रहे हैं। जैसे लेबर का वेरिएशन, सीमेंट, मटेरियल, POL, बिटुमिन और स्टील। तो लेबर का पार्ट हमें अलग से निकालना है कि उसमें टोटल लेबर का पार्ट कितना है, सीमेंट कितने, क्या वैल्यू रखती है, क्या वेटेज रखती है, वो अलग से वर्कआउट करना है। फ्यूल, बिटुमिन, स्टील और अदर जो भी मटेरियल होता है ना, जैसे सैंड है, एग्रीकेट है और जो भी अदर मटेरियल इनके अलावा, वो सब मटेरियल कंपोनेंट में चला जाता है। तो ये जब हमने टोटल मटेरियल निकाला था उसमें हमने एग्रीकेट भी था, सैंड भी था, सीमेंट भी था और वाटर भी था। लेकिन सीमेंट का कंपोनेंट हम अलग से पे करते हैं क्योंकि एक मेजर रोल प्ले करता है कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में आप देखेंगे तो ये 4-5 जो मैंने 5-6 जो भी आपको आइटम बता रहा हूँ यही एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो सीमेंट का अलग है। सीमेंट देखिए आप 15,370 रुपीज की सीमेंट थी, वो मैंने ऐसे अलग से लिख दी। और जो अदर मटेरियल था वो टोटल जो आ रहा था वो 14,376 रुपीज का अदर मटेरियल आ रहा था। ठीक है, अब मशीनरी की बात करूंगा तो मशीनरीज की टोटल जो मैं सीमेंट, कंक्रीट का मिक्सर, जनरेटर और वाटर टैंकर जो टोटल आ रहा था वो 3588 रुपीज आ रहा था। तो इस टोटल कंक्रीटिंग के ऑपरेशन में लेबर जो टोटल लग रही थी वो है 5174 रुपीज की, सीमेंट है वो 15,370 रुपीज की, अदर मटेरियल 14,376 रुपीज का और मशीनरीज 3588 रुपीज की मशीनरीज लग रही थी। अब मशीनरीज में क्या है, हमारा जो कंपोनेंट है वो POL का है, ओनली फ्यूल, POL, पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। तो मशीन की जो पूरी कॉस्ट है वो पूरी POL का पार्ट नहीं है। उसमें हम ये मान रहे हैं कि 40% तो उसमें जो फ्यूल है उसका खर्चा है और 60% उसमें उसका रेंटल खर्चा है। तो रेंट का हमारे पास कोई कंपोनेंट का आइटम नहीं है। EPC कॉन्ट्रैक्ट में मशीनरीज का अलग कंपोनेंट है। ये जो मैंने आपको 6 कंपोनेंट बताए उसके अलावा एक मशीनरीज एंड प्लांट एंड मशीनरीज का अलग से कंपोनेंट होता है। उस केस में हम इस 60% वेटेज को उसमें डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे जो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो मशीनरीज का जो पैसा है ना, जो टोटल आ रहा था उसका 40% पार्ट तो मैं POL में डाल रहा हूँ। और क्योंकि जनरली 40% जो उसमें जो, यानी कि कोई मशीनरीज का जो पर आवर जो रेंट है उस पर आवर, जैसे एक JCB को आप मार्केट में लेने जाइए वो बोलेगा कि 1000 रुपीज पर आवर में JCB देता हूँ, तो पर आवर चलने में JCB के 400 रुपए लगभग तो डीजल का खर्चा आता है और बाकी उसका उसके जो उसके रेंट के जो वो पार्ट हमें पे करना पड़ता है। तो 40% तो मैं इसमें POL में डाल रहा हूँ और उसी मशीन का जो टोटल पार्ट था उसका 60% है मैं मटेरियल कंपोनेंट में डाल रहा हूँ। अब जैसे हमने टोटल देखा था, टोटल कितना आया था 38,508 रुपीज आया था टोटल, इसकी पूरी कॉस्टिंग आई थी। जो ओवरहेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ परसेंटेज निकालना है। मुझे ये निकालना है कि इस टोटल कॉस्ट में सीमेंट का क्या वेटेज है। तो जो टोटल लेबर आई थी 5174 उसको मैंने 38,000 से डिवाइड कर दिया। सीमेंट जो टोटल सीमेंट की कॉस्ट आई थी उसको मैंने 38,000 से डिवाइड कर दिया। अदर मटेरियल की जो कॉस्ट आई थी उसको भी मैंने टोटल अमाउंट से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से डिवाइड करने पर मैंने देखा कि टोटल कॉस्ट में 13.44% तो मेरा लेबर का पार्ट है, 39.91% मेरा सीमेंट का पार्ट है, अदर मटेरियल मेरा 37.33% पार्ट है और POL का पार्ट मेरा 3.73 है। और ये मैंने इसका जो 60% वेटेज है वो भी मैं अदर मटेरियल में डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से टोटल 100 आ रहा है। तो कंप्लीट इस PCC के आइटम के 100% कॉस्ट का ये कंपोनेंट है। तो इस मैंने यहाँ पे साइड में इसको फिर शो किया है कि टोटल इस PCC के आइटम में हम देखें तो लेबर का पार्ट, लेबर का जो प्रोपोर्शन है वो इतना है, सीमेंट का प्रोपोर्शन 39.91% है, मटेरियल का 42.92 है, POL का इतना है, बिटुमिन का इसमें कोई काम नहीं है इसलिए बिटुमिन 0 और स्टील 0। ये 100% कंपोनेंट इसका आ गया कि टोटल इस आइटम में क्या क्या इसके घटक हैं और कितना कितना उसका वेटेज है। ये मैंने आपको पहले आइटम का बता दिया। अब मैं आपको दूसरे आइटम का बताता हूँ, जो मैंने आपको बिटुमिनस मैकाडम क्या जो मैंने आपको आइटम बताया था जिसका एनालिसिस मैंने आपको ब्रीफ किया था पीछे, उसमें हम देखें तो लेबर में मेट, मजदूर और स्किल्ड लेबर आया था जिसकी टोटल
हमने तीनों की जो टोटल देखा तो ये 6244 रुपीज आ रहा है। बहुत सारी मशीनरीज थी इसमें, प्लांट था, पेवर फिनिशर था, रोलर था, सभी मशीनरीज की टोटल मैंने निकाली तो ये टोटल यहाँ पर जो आ रही थी मैंने लिख दी। अब मटेरियल में क्या है, बिटुमिन भी है और एग्रीकेट भी है, पर हमारा बिटुमिन का अलग से कंपोनेंट है, बिटुमिन के लिए हम अलग से प्राइस वेरिएशन पे करते हैं। जैसे मैंने ऊपर सीमेंट को अलग से सेपरेट किया था, उस तरीके से यहाँ पे मैंने बिटुमिन की कॉस्ट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 54046 आ रही थी, उसी कॉस्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है 54046 और बाकी जो अदर मटेरियल थे एग्रीकेट जो भी हमारा यूज हो रहा था वो उसकी कॉस्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और टोटल कितनी आ रही थी कॉस्टिंग 844689। तो टोटल जो लेबर की कॉस्ट मेरी आ रही थी, उस लेबर की कॉस्ट को मैंने 6244 को टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। तो लेबर का परसेंटेज कितना आ रहा है 0.74 ओनली। मशीनरीज के में मैंने ऐसा ही किया, 40% मैंने उसका फ्यूल में दे दिया और 60% मैं उसको रेंटल कॉस्ट मानते हुए मटेरियल में लेके जा रहा हूं, उसको मैंने डिवाइड कर दिया जब टोटल कॉस्ट से, तो 5.29% मेरा फ्यूल का कॉस्ट आ गया और 7.94% मेरा मटेरियल में चला गया। बिटुमिन देखिए ये बिटुमिनस मैकाडम था, इसमें सबसे महंगा आइटम ही बिटुमिन था जो काफी कॉस्ट को कवर कर रहा था। तो आप देखेंगे जब डिवाइड करने पे 63.98% टोटल कॉस्ट का ऑलमोस्ट 64% जो हमारा बिटुमिन कवर कर रहा है, और जो अदर मटेरियल बचे थे उसको डिवाइड किया तो 22% आ रहा है। इस तरीके से इस आइटम के भी मैंने कंपोनेंट वर्कआउट कर लिए जो मैंने यहाँ नीचे टेबल में शो कर रखे। यानी बिटुमिनस मैकाडम की जो जो काम था, जो हमारा आइटम बीएसआर का था, उसके पर यूनिट आइटम में जो भी उसकी कॉस्टिंग होगी उसमें 0.74% उसका लेबर का पार्ट होगा। सीमेंट इसमें है नहीं इसलिए सीमेंट जीरो। मटेरियल में 29.99, मटेरियल में मैंने जो अदर मटेरियल और जो 60% ऑफ द जो मशीनरीज का पार्ट जो आया था उसको मैंने जोड़ दिया। मटेरियल में 29.99, पीओएल में 5.29, बिटुमिन में 63.98% और स्टील जीरो है। इस तरीके से इस आइटम का भी मैंने वर्कआउट कर लिया। हमारे इंस्ट्रूमेंट में जितने भी आइटम आएंगे उन सबका हमें ऐसे कंपोनेंट वर्कआउट करने चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए या ये पता रहेगा कि उस इंडिविजुअल आइटम में हमारा क्या कंपोनेंट है, उसकी कॉस्ट शेयरिंग का रेशियो क्या क्या आ रहा है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि इंडिविजुअल आइटम की कॉस्ट कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने किसी काम का एस्टिमेट फ्रेम किया तो टोटल उस एस्टिमेट या उस वर्क के कंपोनेंट क्या, हमें तो वो निकालना है। हमें एक आइटम से क्या करना है, हमें तो कॉन्ट्रेक्टर को प्राइस वेरिएशन पे करना है यार, उसकी रिकवरी करनी है मान लीजिए। तो टोटल उसके क्या कंपोनेंट है वो निकालने हैं। तो जो दो आइटम थे, मान लीजिए मेरा एक ऐसा नेचर ऑफ वर्क है जिसमें दो ही आइटम मुझे एग्जीक्यूट कराने हैं जिनका मैं एनालिसिस आपको दिखा चुका हूँ, पीसीसी 1:4:8 और एक बिटुमिनस मैकाडम, ठीक है। इनकी मेरी रेट तो मैंने आपको पीछे बता दिया कितनी वर्कआउट हो रही थी वो, और मेरे उस वर्क में दोनों 100 क्यूबिक मीटर मेरी क्वांटिटी वर्कआउट होने वाली थी। 100 क्यूबिक मीटर मुझे एक मेरा ऐसा काम है, ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे 100 क्यूबिक मीटर तो पीसीसी करानी है, 100 क्यूबिक मीटर ही मुझे बिटुमिनस मैकाडम कराना है। तो क्या किया मैंने, क्वांटिटी लिखी, उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई किया, जो हमारी बीएसआर रेट थी उससे गुणा कर लिया। तो टोटल मेरा जो ये कॉस्टिंग आ रही है इन दोनों को ऐड करने पे 754,100 आ रही है, यानी 7,54,100 रुपए मेरी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। अब मुझे ये तो पता था कि पीसीसी के मेरे क्या कंपोनेंट है, ये तो मुझे पता था कि बिटुमिनस मैकाडम की इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या है, लेकिन मुझे तो पूरे वर्क के कंपोनेंट वर्कआउट करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसमें, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है लेबर। तो पीसीसी में लेबर का क्या कंपोनेंट था 13.44% और इसमें था 0.74%। तो जो इसका टोटल अमाउंट था 289500 को मैंने 13.44% पार्ट लेबर के पार्ट में डाल दिया। इसी तरीके से जो इसकी टोटल अमाउंट आया 100 क्यूबिक मीटर को 4646 से गुणा किया तो टोटल बिटुमिनस मैकाडम कितना हो गया 464600 रुपीज का, और उसमें लेबर का पार्ट था 0.74% ओनली। तो इस 464600 का 0.74% निकाला तो वो 3438 रुपीज आ रहा है, वो लेबर का पार्ट डाल दिया। इसी तरीके से पीसीसी वाले काम में मटेरियल कंपोनेंट 42.92 था, तो इस टोटल कॉस्ट जो 289500 आया था उसका 42.92% यहाँ निकाल दिया, और बीएम में 29.99 था वो मैंने यहाँ निकाल दिया। इसी तरीके से मैंने फ्यूल का जो रेस्पेक्टिव परसेंटेज था उसको टोटल अमाउंट से वर्कआउट कर लिया, स्टील और सीमेंट का भी कर दिया। अब मैंने क्या किया कि टोटल दोनों आइटम में जो लेबर का पार्ट आ रहा था उसका मैंने टोटल लगा दिया। ये जो मेरा पीसीसी में जितने लेबर आया और जितना मेरा बिटुमिनस मैकाडम में जो लेबर आया दोनों का मैंने टोटल लगा दिया, वो टोटल मेरा ये आ गया 46,346.84। इसी तरीके से मटेरियल का, फ्यूल का, स्टील का, सीमेंट का और बिटुमिन का, यानी
जो दोनों कामों में मिला के जो कंपोनेंट आ रहे थे, जो उसके टोटल मार दिया। अब टोटल मेरी ये कॉस्ट ये आ रही थी 754,100। तो टोटल इस लेबर का जो दोनों आइटम से जो अमाउंट वर्कआउट हुआ था, उस अमाउंट को मैंने इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड करने पे अब ओवरऑल मेरा जो लेबर परसेंटेज है, लेबर कंपोनेंट है, वो 5.62 हो गया। देखिए आप, यानी वेटेड मीन निकालना है, इसमें कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। पीसीसी में 13.44% लेबर कंपोनेंट था और बिटुमिनस मैकाडम में 0.74 था। अब इनकी जितनी क्वांटिटी थी उसके हिसाब से हमने जब वेटेड मीन निकाला तो 5.62% लेबर कंपोनेंट हो गया। ये मेरे पूरा वर्क का हो गया। इसी तरीके से दोनों का मटेरियल के दोनों का इंडिविजुअल का टोटल लगाया और टोटल कॉस्ट से उसको डिवाइड कर दिया, तो वो मटेरियल कॉस्टिंग आ गई, फ्यूल की, स्टील की, सीमेंट की और बिटुमिन की कॉस्टिंग आ गई। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट को मैंने वर्क के कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब उस वर्क में मेरा 5.62% लेबर कंपोनेंट हो गया, यानी जो मेरा 7,54,100 रुपए का जो मेरा पूरा काम अब होने वाला है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर का 5% कॉस्टिंग तो लेबर के पार्ट पे जाने वाली है, 34.95% उसकी कॉस्ट है वो मटेरियल के पार्ट पे जाने वाली है, 4.69% उसका जो खर्चा होगा वो फ्यूल के पार्ट पे होगा, सीमेंट में 15.32% होगा और बिटुमिन में 39.42 होगा। तो अभी भी आप देखें तो गवर्निंग 39.42% बिटुमिन कर रहा है। इस तरीके से ये सिर्फ अभी मैंने 2 आइटम बताए। अगर आपके बीओक्यू में या आपके उस एस्टिमेट में 50 आइटम भी होंगे तो आपको इसी तरीके से उसका कंपोनेंट वर्कआउट करना होगा। इंडिविजुअल आइटम के कंपोनेंट से टोटल वर्क के कंपोनेंट क्या है, इन्हीं कंपोनेंट की जो हमारी इंडिसेस रहती हैं, जिसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। लेकिन इस तरीके से कंपोनेंट वर्कआउट होते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिए कि जो हम एस्टिमेट बनाते हैं उससे हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एस्टिमेट को सैंक्शन कराना होता है। आप जो भी एस्टिमेट फ्रेम करेंगे उस एस्टिमेट के अमाउंट के हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जो उस एस्टिमेट को सैंक्शन करती है, और एस्टिमेट के साथ में ही ये कंपोनेंट कैलकुलेशन की शीट लगी हुई होनी चाहिए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एस्टिमेट सैंक्शन करेगी वो ही इसके कंपोनेंट को भी सैंक्शन करेगी, क्योंकि इन कंपोनेंट का छोटा मोटा जो भी वेरिएशन है, इसमें कुछ भी चीज ऊपर नीचे होगी तो बाद में वो फाइनेंशियली इंप्लीकेशन आ जाएगा। इसलिए कंपोनेंट को एग्जैक्टली वर्कआउट करना और इन्हीं कंपोनेंट से आगे कॉन्ट्रैक्टर को प्राइस वेरिएशन का पेमेंट होने वाला है, इसलिए इनको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पूरा बीएसआर के बारे में बता दिया कि कैसे बीएसआर का बनती है, कैसे उसके एनालिसिस होते हैं, कैसे उसके कंपोनेंट निकलते हैं। मैं आपको एक स्पेशल अटेंशन अब एक चीजों पे, एक आइटम्स पे देना चाहूंगा। आप उसके डिस्क्रिप्शन को पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारी प्रैक्टिस में ये कहने में आता है कि वॉश बेसिन का आइटम है, वॉश बेसिन का आइटम ले लिया गया, लेकिन मैं आपको एक आइटम पढ़ के थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्डिंग की बीएसआर से मैंने एक आइटम उठाया है, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग WPC वॉश बेसिन फर्स्ट क्वालिटी IS 2556 mark of approved Mac with CI bracket duly painted, one nose 15 mm CP pillar coke IS 18934 mark and 32 mm CP brass vest coupling of approved Mac, 25 mm GI vest pipe complete including cutting making good the wall। अब प्रैक्टिस में ये आएगा कि आपको ये कहने में आएगा कि ये तो वॉश बेसिन का आइटम है, लेकिन जब आप इस आइटम को पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहली बात तो वॉश मशीन है, फर्स्ट क्वालिटी का लेना है, और जो IS 2556 मार्क हो, आपको फर्दर डिटेल देखनी है तो आप इस IS कोड में देख सकते हैं, लेकिन वो IS मार्क होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस करी है कि सभी जने यही सोचते हैं कि ये तो वॉश बेसिन का आइटम है, उसके नीचे वाली सारी चीजों को अलग से भूल जाते हैं। लेकिन आप इसके आगे देखेंगे, इस आइटम में वन नोज 15 mm CP पिलर कोक, इसमें जो वॉश बेसिन पे जो टैप लगता है जिसको हम पिलर कोक कहते हैं, उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड है। 15 mm का जो पिलर कोक आएगा, जो एज पर IS 8934 मार्क होना चाहिए, उसकी कॉस्ट भी इस वॉश मशीन में इंक्लूड है। इसके अलावा जो नीचे वॉश मशीन में जो फ्रेश वाटर जाने के लिए जो कपलिंग लगानी होगी, तो 32 mm का जो CP ब्रास वेस्ट कपलिंग ऑफ अप्रूव्ड मैक, वो भी इसमें इंक्लूड है, जो कपलिंग होगी। इसके बाद में लास्ट में जो उसके वेस्ट पानी को अल्टीमेट जो डिस्पोज करेगा, तो GI वेस्ट पाइप, यानी कहने को तो ये वॉश बेसिन का आइटम है, लेकिन इस वॉश बेसिन के साथ में उसका पिलर क्रॉप, उसका जो नीचे वेस्ट वाटर का कपलिंग है और जो GI वेस्ट पाइप है, सभी चीजें मिला के इसमें इंक्लूड है। ऐसा नहीं हो जाए कि आप वॉश बेसिन को अलग से वॉश बेसिन समझ के पेमेंट कर दिया और उसके ऊपर जो टैप लगा या पिलर कोक लगा वो अलग से, हमारे पिलर कोक का आइटम तो होता ही है, वो भी ले लिया और हमने उसमें पिलर कोक में ही पेमेंट कर दिया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस आइटम के डिस्क्रिप्शन को आपको पूरा पढ़ना है। उसको पूरा पढ़ के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उस आइटम में आपको क्या क्या इंक्लूड है और किस किस चीज का आपको उसका पेमेंट करना है।
इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा आइटम कोई बता देता हूँ। ये आइटम है वायर मेश का, वायर गेज जो हम लगाते हैं। सप्लाई एंड फिक्सिंग वायर गेज ऑफ स्टेनलेस स्टील of 14 mesh and 24 gauge to the aluminum window by aluminum beading 20 into 3 mm with suitable screw not exceeding 150 mm distance at all height with all lead and lift with scaffolding। तो अब इसको आप पढ़ें तो वायर गेज लगाना है 14 मैश का और 24 गेज का। तो ये तो आप पता कर ही लेंगे कि 14 मैश और 24 गेज क्या होता है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। 14 मैश का मतलब है कि 1 इंच में उसके 14 स्क्वायर्स, 14 उसके बॉक्सेस होने चाहिए, तो 14 मैश होता है। 1 इंच की जो उसकी लंबाई में उसमें 14 मैश, 14 उसके बॉक्सेस होने चाहिए। और 24 गेज तो हम गेज मेजर करते ही हैं, उसकी 24 लेयर्स में उसकी टोटल थिकनेस 1 इंच होगी, ये गेज होता है। तो स्टेनलेस स्टील की जो वायर गेज प्रोवाइड करनी है उसका स्पेसिफिक लिख दिया कि 14 मैश और 24 गेज की होनी चाहिए। उसमें एल्यूमिनियम बीडिंग 20/3 की एल्यूमिनियम बीडिंग भी इसमें इंक्लूड है। 20 mm तो उसकी विड्थ हो तो बीडिंग होगी और 3 mm थिक। तो एल्यूमिनियम की जो बीडिंग है, जो हम वायर गेज लगाएंगे उसके चारों तरफ उसको होल्ड करने के लिए हमें बीडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो बीडिंग भी इसमें इंक्लूड है। और स्क्रू, जो उसके स्क्रूज को टाइट करेंगे वो भी 150 mm यानी 6 इंच की डिस्टेंस से ज्यादा, 150 mm से डिस्टेंस से ज्यादा दूर पे वो स्क्रू नहीं लगे होने चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग की किसी भी हाइट पे अगर काम करना है तो उसके लिए कोई स्कैफोल्डिंग की जरूरत है या उसको वहां तक एक्सेस करने के लिए किसी भी सामान की जरूरत पड़ेगी, वो सभी कॉस्ट इसमें इंक्लूड है। तो इस आइटम में उसको मैश भी प्रोवाइड करना है, उसकी एल्यूमिनियम की बीडिंग भी उसमें प्रोवाइड करनी है और स्क्रू भी प्रोवाइड करना है, और किसी भी हाइट पे जो काम करना है वो इसको इस काम को एग्जीक्यूट करना है। यानी बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस कोई भी आपका एस्टिमेट का जो आइटम है या बीएसआर का आइटम है, उसके डिस्क्रिप्शन या नॉमेनक्लेचर को आप जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से आपको काफी चीज क्लियर हो जाएगी कि इसमें हमें क्या क्या करवाना है, कितनी क्वांटिटी में कराना है, और इस जो हम जो कॉस्ट पे करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करूंगा कि मैंने आपको बीएसआर के बारे में जो आज बताने की कोशिश की है आप वो समझ सकेंगे और आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको फोरकास्ट एस्टिमेट कैसे बनता है, एस्टिमेट प्रिपरेशन के बारे में, और वर्क अवार्ड होने तक, जैसे कि फोरकास्ट एस्टिमेट बनाना, सैंक्शन का रिसीव होना, फिर एस्टिमेट बनाना, उसका टेक्निकली सैंक्शन करना, बिड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, टेंडरिंग प्रोसेस कैसे रहता है, और वर्क अवार्ड होने तक जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा। थैंक यू वेरी मच।